नमस्कार। मैं डॉक्टर झा। आज का दिन झारखंड के लिए, खासकर रांची के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज कांटा टोली फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया और इसका पहला अनुभव मैंने आज ही प्राप्त कर लिया। मैं अपने एक संबंधी को देखने के लिए अशोकनगर गया था और वहाँ से लौटते समय मैंने उस फ्लाईओवर में यात्रा की। इस फ्लाईओवर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपको रेलवे स्टेशन जाने, खासकर हमारे यहाँ से बरियातू से जाने का समय आधा हो जाता है। आप जो है एक सामान्य गति से चला करके, गाड़ी चलाकर आप वहाँ जा सकते हैं, चाहे आप कार में हो या आप स्कूटर में हो या मोटरसाइकिल में हो। दूसरा है कि इस फ्लाईओवर का ऐसा डिज़ाइन है कि इसमें कॉमर्शियल व्हीकल नहीं जा सकता है, क्योंकि पूरे रास्ते में कहीं भी कोई आदमी, पैसेंजर उसको नहीं मिलेगा। यह एक दूसरा एडवांटेज इस फ्लाईओवर का है। तो इस तरह से यह एक लैंडमार्क डेवलपमेंट है। बहुत सालों के बाद यह फ्लाईओवर बहुत लंबे समय से अटका हुआ था, जिसको हेमंत सोरेन की सरकार ने आने के बाद इसको कंप्लीट करवाया और उसने कहा था कि दशहरा के पहले इस फ्लाईओवर का उद्घाटन हो जाएगा, और वो हो गया। तो इसमें दो तीन बातें बहुत अच्छी हो गई कि अगर आपको रेलवे स्टेशन जाना है तो आपका समय बचेगा, यहाँ तक कि अगर एयरपोर्ट जाना है उसमें भी समय बचेगा, और जब अगला फ्लाईओवर कंप्लीट हो जाएगा जिससे आपका एयरपोर्ट जाने का भी समय आधा हो जाएगा। इस तरह से जीवन में एक गति आएगी, जबकि कॉमर्शियल व्हीकल्स समान रूप से नीचे की सड़कों में चलेंगी और वहाँ आवागमन होता रहेगा। इसमें खासकर हमारे जैसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी सुविधा है, क्योंकि हम जो है सेफ हैं, सेफ्टी हमारा है, और हम आराम से गाड़ी चलाते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। वैसे ही मैं रोटरी क्लब का मेंबर हूँ और महीने में कई बार मुझे बरियातू से अशोकनगर की तरफ या धुरवा की तरफ किसी न किसी कार्यक्रम में जाना पड़ता है। ऐसे ये एक बड़ी सुविधा मेरे लिए होगी और अपने काम को बहुत ज़्यादा समय बिना बर्बाद किए हुए उसको पूरा कर सकेंगे। और यह सही है कि अगर गाड़ी कम देर चलेगी तो पेट्रोल का भी खपत कम होगा, क्योंकि पेट्रोल का दाम घटने वाला तो है नहीं। ये सरकार वादे बहुत करती है, और लेकिन दाम घटाने के मामले में बड़ी कंजूसी बरतती है। मुझे याद है कि 2019 के इलेक्शन चुनाव के पहले भी मोदी जी ने एक फ्लाईओवर का जो है एक रोड का उद्घाटन किया था दिल्ली में, और नेक्स्ट डे देखा गया कि उसमें आधा अधूरा काम था, लेकिन उन्होंने उद्घाटन कर दिया और उसका प्रचार भी खूब किया। लेकिन आज इस फ्लाईओवर के उद्घाटन के बाद आप किसी भी मीडिया में, मेन मीडिया में इसका वर्णन नहीं सुनेंगे, इसकी तारीफ नहीं सुनेंगे, इसकी अच्छाइयाँ नहीं सुनेंगे, इसके क्या फ़ायदे हैं ये नहीं सुनेंगे। तो ये एक बहुत ही दुखदपूर्ण स्थिति है, क्योंकि विपक्षी दलों के राज्यों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना या सौतेला व्यवहार करना, ये बीजेपी सरकार की आदत बन गई है। और अपने सभा में जाके वो अनाउंस करते हैं, अपने कैंडिडेट के क्षेत्र में जा कर के वो जो है करोड़ों हजारों करोड़ रुपए अनाउंस कर देते हैं, लेकिन अन्यथा वो किसी तरह की मदद राज्य को करना नहीं चाहते हैं। साथ में सारे देश के मुख्यमंत्री और यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री आके हंगामा पैदा किया हुआ है और झूठी सच्ची कहानियाँ सुनाते हैं, पुरानी गाथा सुनाते हैं और कहते हैं कि ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है।
इसलिए ये सरकार जो निकम्मी है क्या नहीं है। ये चुनाव का एक ही भद्दा स्वरूप हम लोग के सामने आ रहा है। और आज एक बात पर मैं चर्चा करूंगा कि दिल्ली में 8600 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया। वैसे मुझे याद है कि 1950 की दशक में भी दिल्ली में ड्रग आया करता था। उस समय यह जो है किसी किसी कोने में, किसी पान के ठेले में या इस तरह की दुकानों में बिकता था। और आज तो खैर नवयुवक लोग जो है उनका चैनल बना हुआ है, वो तस्करी से आए हुए ड्रग को खरीदते हैं। और इसके बारे में विपक्षी दल को दोष देने में बीजेपी वाले चूक नहीं रहे हैं और उसमें एक कांग्रेस के नेता का नाम भी जोड़ रहे हैं। वैसे आज के दिन में कौन नेता किस पार्टी के साथ है कहना मुश्किल है। हो सकता है कि सुबह बीजेपी के साथ हो, शाम को वो कांग्रेस के साथ चला जाए, 2 दिन बाद वो आप पार्टी में चला जाए। इसलिए उसके कोई अहमियत नहीं है, उसका कोई लगाव पार्टी से नहीं है। सिर्फ वो अपनी सुविधा के अनुसार अपने बचाव के लिए कोई भी पार्टी रात भर में ही बदल देता है। ये एक विचित्र चुनावी माहौल है जो हम ढो रहे हैं और इस निश्चित रूप से इसका जो दुष्प्रभाव है वो हमारे विकास पर पड़ता है, क्योंकि जो मूल समस्याएं हमारे समाज में हैं वो जस की तस बनी हुई हैं, जिसमें आता है प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक चिकित्सा। ये दोनों ही सुविधाएं बहुत ही कमज़ोर हैं और इसके कारण जो है लोगों को बड़े पैसे खर्चने पड़ते हैं। सरकार ने आयुष्मान भारत के नाम से जो योजना चलाई है उससे 14 लाख करोड़ बेनिफिशियरी हैं। आप ये बताइए कि 140 करोड़ के पॉपुलेशन में 14 लाख का क्या मतलब होगा और क्या किस आदमी को वो मिलता है। आप इसका नतीजा ये है कि शहर के अच्छे हॉस्पिटल जो हैं उसमें आयुष्मान भारत के ही पेशेंट ज़्यादा जमा हो जाते हैं। सामान्य रूप से आप और हम जाएंगे तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है और उनका बिल जो है अपने हिसाब से बना रहता है। आयुष्मान भारत में उनको सुविधा है कि वो एडमिट करते हैं और जो बिल बना के देते हैं वो पैसा हॉस्पिटल को मिल जाता है। तो ये सब एक बहुत विचित्र प्रकार का जो है डेवलपमेंट हो रहा है जो बहुत ही हानिकारक है और आने वाला हमारा समाज जो है इससे दुष्प्रभावित होगा। मुझे चिंता है कि जो हमारे नवयुवक हैं, जो देश की रीढ़ हैं, आने वाले भविष्य के रोशनी हैं, उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। आप उनकी परीक्षा लेते हैं, उसको लीक करा देते हैं, उसका एम्प्लॉयमेंट का इंतजाम नहीं करते हैं, जहाँ सुविधा होती है वहाँ भी गड़बड़ कर देते हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी ही दुखदाई हैं। पता नहीं कब कौन सरकार आएगी जो इसको सोचेगी और इसको सही दिशा में ले जाएगी। मेरा तो ये मानना है कि ये जितने पुराने बड़े अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, नेता हैं, इन सब को राजनीति छोड़ देनी चाहिए और नए नेताओं को, हेमंत सोरेन जैसे नए नेताओं को सामने आना चाहिए। हर राज्य में, हर प्रदेश में, पूरे देश में जब तक ये नवयुवक सामने नहीं आएंगे वो सही दिशा में काम नहीं हो पाएगा और हमारा देश हमेशा हमेशा के लिए पिछड़ा रहेगा। चाहे आप फिगर दिखा करके और वित्तीय फल दिखा करके उसको जहाँ तक चाहें आप ले जा सकते हैं, जो कि एक संदेहात्मक हो जाता है, जिसके ऊपर में एक क्वेश्चन मार्क हमेशा लगा रहता है। मैंने ये अपने विचार आपके पास रखे। आपको अगर ये पसंद आया हो तो आप कृपया इसको लाइक करिए और फिर अगले इसमें हम फिर बात करेंगे। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।